अब जैसे कि कैट टेस्ट डॉट txt, इसमें आपके जो मॉड्यूलस वाला साइन है, जो परसेंटेज वाला, उसको मुझे डिलीट करना है। सो मैं कैसे करूँगा, सिंपल tr-d, ओके, एंड यहाँ पे मैं परसेंटेज साइन, ओके, एंड यहाँ पे मैं इनपुट दे देता हूँ टेक्स्ट डॉट txt। ओके, सो नाउ अगर आप देखोगे, सो इसने ये परसेंटेज वाला साइन यहाँ से डिलीट कर दिया, हटा दिया। ओके, सो इस तरह से आप किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। परसेंटेज साइन है, राइट, उसको मुझे एंड से चेंज करना है, टेस्ट डॉट txt। ओके, सो अगर आप देखोगे नाउ, ये देखो, ये परसेंटेज साइन को उसने एंड साइन में चेंज कर दिया। सो इस तरह से अगर छोटे मोटे रिप्लेसमेंट करना हो, या तो रिमूव करना हो, या तो अपर केस से लोअर केस करना हो, पंचुएशन करना हो, डिजिट आपको फाइंड करना हो, सो काफ़ी आसानी से कर सकते हो। एंड सारे मैंने यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब आ जाते हैं हाउ टू एक्सटेंड और श्रिंक साइज ऑफ फाइल। क्या फाइल के साइज़ को चेंज कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो। चलो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। पहले तो एग्जिस्टिंग फाइल के साइज़ देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ls-lh, इस तरह से करते हैं, राइट। अभी कौन सी फाइल को हम लोग टारगेट करें, सपोज फाइल ए को हम लोग चलो लेके चलते हैं। ओके, फाइल ए का साइज़ अभी क्या है, 52 बाइट है फाइल ए। क्या मैं इसको 52 MB की फ़ाइल बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स। कैसे, चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रंकेट कमांड यूज़ करेंगे, एंड -s मतलब साइज़ हम बता रहे हैं, उसके बाद 100 MB या तो GB में आप साइज़ दे सकते हो, एंड फाइल का नाम दे सकते हो। हम लोग करते हैं ट्रंकेट -s, मैं बोलता हूँ कि मुझे इसको 50 MB की साइज़ में चेंज करना है, एंड फाइल का नाम जैसे कि फाइल ए। ओके, अब ls-lh करता हूँ मैं। नाउ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो फाइल ए एंड फाइल बी, फाइल ए देखोगे तो 50 MB की फ़ाइल बन गई। ओके, बट ऐसा क्या हुआ इसमें कि फाइल मतलब बन गया? कुछ नहीं, लिनक्स ने इसमें कुछ जो भी रैंडम कैरेक्टर्स हैं वो भी डाल के उसको उसकी साइज़, उस फाइल का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। ओके, क्या ज़रूरत है, कहाँ यूज़ है? अब सपोज़ अगर आपकी कोई किसी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर रहे हो, या तो किसी मेमोरी की टेस्टिंग कर रहे हो, एंड उसके लिए आपको बड़ी साइज़ की फ़ाइल चाहिए, सिर्फ आपको साइज़ से मैटर है, उसके कंटेंट से मैटर नहीं, बड़ी साइज़ की फ़ाइल चाहिए, तो उस केसेस में आप ये चीज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि हम लोग ने कंप्रेस वाला देखा था, अभी जैसे कि फाइल ए का साइज़ क्या है, 50 MB। अगर मैं उसको gzip कर दूँ, gzip एंड फाइल ए, ओके, एंड यहाँ पे ls-lh करता हूँ, तो आप देखोगे फाइल a.gz, देखो 50 MB की फाइल 50 KB की बन गई। ओके, सो इन दिस केसेस आप यहाँ पे थोड़ा सा और एनालिसिस वगैरह करने के लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। हाउ टू डिस्प्ले फॉलोइंग लाइन इन वर्टिकल लाइन्स। ओके, सो अगर आपके पास किसी फाइल में जैसे कि सपोज ABCDE इस तरह से लिखा हुआ है, ABCDE, आपको वर्टिकल लाइन में अगर प्रिंट करना हो तो आप कैसे करोगे? आप उसके लिए फोल्ड कमांड यूज़ कर सकते हो। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जल्दी से कवर कर लेते हैं। ई को मान लो ABCDE, अभी तो नॉर्मल ABCDE आपकी एक लाइन में प्रिंट हुई। अभी मुझे है कि वर्टिकल लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली क्या है, एक और कमांड को कनेक्ट करूँगा, ऐड करूँगा। उसके लिए हम लोग पाइप साइन यूज़ करेंगे, फोल्ड, एंड यहाँ पे हम लोग विड्थ दे देंगे कि कितने विड्थ के बाद हम लोग को उसको फोल्ड करना है, तो हम लोग सिंपली W1 करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये वर्टिकल लाइंस में प्रिंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेंज यूज़र और लॉग इन एज डिफरेंट यूज़र इन लिनक्स। ओके, सो ऑफ कोर्स जब भी है हमारे जैसे कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो एक लिनक्स सर्वर काफ़ी सारे यूज़र्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, एंड उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर अभी मैं एज अ पॉल यूज़र लॉग्ड इन हूँ, मुझे एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आप SU करो, एंड उसके बाद कोई ऑप्शन भी ना दो, या तो आप स्लैश भी दे सकते हो या फिर नहीं भी दोगे चलेगा। अब सिंपली SU करते हो एंड एंटर करते हो, वो अब आपको रूट यूज़र का पासवर्ड मांगेगा। आपको अगर रूट यूज़र पे लॉगिन करना है तो आपको रूट यूज़र का पासवर्ड पता होना चाहिए। मेरे पास है क्योंकि मेरी मशीन है, मैं ही रूट हूँ उसका। ओके, सो मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला, नाउ यू कैन सी कि जो मेरा ये जो है जो यूज़र है वो चेंज हो गया है।
ओके, सो इन दिस वे आप किसी भी यूज़र को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ हाउ टू एग्जिट एज अ करेंट यूज़र और क्लोज द टर्मिनल इन लिनक्स। अभी सॉरी, हाँ चलो टर्मिनल पे चलते हैं। अभी मैंने पॉल यूज़र से रूट यूज़र पे जंप किया, लॉगिन किया। अभी मुझे वापस जाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एग्जिट कमांड यूज़ करूँ। अब देखो एग्जिट किया, अब तुरंत रूट से यहाँ पे पॉल यूज़र पे आप वापस रिटर्न आ गए। ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट रूट यूज़र, हाउ टू एग्जीक्यूट एडमिन कमांड्स लाइक इंस्टॉलिंग न्यू ऐप्स। सो उसके लिए आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम CTL में अगर किसी सर्विस को आपको स्टॉप करना है तो आपको सूडो का एक्सेस चाहिए अगेन। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सूडो हर किसी के पास परमिशंस नहीं होती। ये एडमिन के पास राइट्स होते हैं कि वो किन यूज़र को सूडो के प्रिविलेज प्रोवाइड करें। ओके, डिपेंड अपॉन द एडमिन। सो इन केस अगर आप कॉर्पोरेट में हो और आपको लगता है कि आपको सूडो प्रिविलेज की ज़रूरत है या तो आपको ज़रूरत है उस चीज़ों की, तो आपको अपने एडमिन या तो जो सर्वर का एडमिन है उनसे बात करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस रिमोट सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीज़न, जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो, काम करते हो, आप डायरेक्ट लिनक्स सर्वर पे काम नहीं करोगे। ओके, मैक्सिमम केसेस में आप बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। स्पेशली आप एज अ फ्रेशर हो या तो आप किसी डेवलपमेंट में हो, ट्रेनिंग में हो या तो आप टेस्टिंग में हो, आप डायरेक्टली लिनक्स सर्वर एक्सेस नहीं करते हो। आप क्या करते हो, किसी रिमोट एरिया में, आपके किसी और लोकेशन में कहीं तो लिनक्स सर्वर होता है और आप अपने विंडोज़ सर्वर से ही या तो विंडोज़ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको रिमोटली एक्सेस करते हो। ओके, एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक टर्मिनल चाहिए। वो टर्मिनल कोई भी हो सकता है। अगर आप विंडोज़ में हो तो आप CMD यूज़ कर सकते हो। आपके पास या तो पुटी जैसे जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टर्मिनल है आप वो यूज़ कर सकते हो। आप macOS में हो तो आप नॉर्मल आपका जो टर्मिनल है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, सो काफ़ी सारे तरीके हैं। सो आपको एक टर्मिनल चाहिए एंड उसके बाद क्या तरीका है वो हम बात करते हैं। हाउ टू एक्सेस रिमोट लिनक्स सर्वर, उसके लिए क्या करना है, SSH कमांड यूज़ होता है। ओके, नाउ अगर किसी सर्वर को आपको एक्सेस करना है, आपके पास 2-3 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़, उस सर्वर का होस्ट नेम या तो IP, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस पर लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो भैया एडमिन के पास जाओ एंड उससे बोलो कि हमें इस चीज़ का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में हूँ, राइट, ये मैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अभी मुझे इस मशीन को किसी और दूसरे टर्मिनल से इसको एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, IP है तो होस्ट नेम। यहाँ पे होस्ट नेम हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे IP config if config यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे इस जो सर्वर है इसका IP मिल गया। ओके, 10.211.55.5। नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं लिनक्स सर्वर पे अपने macOS पे अपना टर्मिनल ओपन करूँगा कि कोई भी एक टर्मिनल चाहिए। आप विंडोज़ पे तो CMD ओपन करो एंड सेम चीज़ करो जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ। अगर देखो मैंने यहाँ पे होस्ट नेम किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रशांत मैकबुक pro.local, मतलब इसका खुद का एक कुछ तो नाम है होस्ट नेम। सो यहाँ पे मेरे पास एक टर्मिनल था, मैंने क्या किया, SSH, उसके बाद पॉल, मतलब किस यूज़र से लॉग इन करना है, @ एंड मैंने ये जो IP मुझे मिली थी वो किया। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तो मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए। फिर मैं जैसे ही पासवर्ड एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि जो पॉल @redhat01, हम उस अपने जो एक्चुअल सर्वर है वहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोग इस सर्वर से इस सर्वर को हम लोग ने बहुत ही ईजिली हम लोग ने एक्सेस कर लिया। तो इन दिस वे हम लोग रिमोट सर्वर एक्सेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कॉपी अ फाइल टू आर रिमोट लिनक्स सर्वर। ओके, चलो वो भी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या है, SCP कमांड यूज़ करते हैं, SCP फाइल एंड उसके बाद सेम यूज़र रहेगा, यूज़र @ होस्ट नेम, जो कि अभी हम लोग ने किया, हम लोग IP यूज़ करेंगे
एंड उसके बाद कॉलन एंड किस लोकेशन में आपको कॉपी करना है वो। ओके सो चलो हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बैश में आ गया, मतलब ls कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स हैं ऑलरेडी। ओके सो मैं यहाँ पे एक टच फाइल बना लेता हूँ, फाइल। ओके मैंने मैक फाइल बना ली। अब मुझे इस फाइल को अपने लिनक्स जो रेड हैट वाला जो सर्वर है उस पर मुझे कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। हाँ मैं क्या करता हूँ, SCP मैक फाइल, SCP मतलब सिक्योर कॉपी। उसके बाद मैंने फाइल का नाम दिया एंड उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉल @ यहाँ पे जाओ एंड यहाँ पे किस लोकेशन पे जाना है। अभी मान लो चलो मैं होम एंड यहाँ पे पॉल कर देता हूँ, होपफुली यहाँ पे वर्क करें। शायद परमिशन इशू वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पॉल यूज़र्स ही कर रहे हैं। ओके मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ। ओके इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड एंड पासवर्ड जैसे ही मांगता हूँ इट इज़ सेइंग 100% हो गया। बट हम लोग वेरीफाई कैसे करें, चलो हम लोग अपने टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, ठीक है। अभी PWD करता हूँ, देखो होम और पॉल एंड यहाँ पे ls करता हूँ। सो देखते हैं हमारी जो मैक फाइल है, सी मैक फाइल हमारे पास आ गई। सो इन द सेम वे आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे काफ़ी इजीली इस तरह से अपनी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके सो अब बात करते हैं वर्किंग विद परमिशंस। क्या होती है परमिशंस एंड इसको कैसे देखना है, क्या समझना है, क्यों इसको ज़रूरी है। मैं चलो ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं पहले तो टर्मिनल में आ जाता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ कि आपको ये समझना क्यों ज़रूरी है परमिशंस। अभी जैसे कि मैं ls करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, ठीक है। एक रूट फाइल एक सेंसिटिव फाइल है, राइट। अगर मुझे किसी फाइल को रीड करना है मैं सिंपली क्या कैट कमांड यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे सेंसिटिव फाइल मैंने करी। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ आप देखोगे तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड एरर क्यों आया। अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो इसके लिए परमिशंस समझना ज़रूरी है। ओके आगे आ जाते हैं, हाउ टू चेक परमिशंस ऑफ आ फाइल। ओके जैसे कि हम लोग ने ls LTR देखा ही है। अभी जैसे कि बात करते हैं, अभी जैसे कि ls है, ये तो नॉर्मल फाइल दिख रही है। अभी हमको परमिशंस भी देखनी है हर फाइल्स पे, तो हम लोग क्या करेंगे ls-LTR। ओके अगर आप देखोगे जो सेंसिटिव फाइल है, ओके एंड हर फाइल एक्चुअली हर फोल्डर के सामने आपको ये इस तरह से कुछ पैटर्न दिखेगा। ओके ये देखो एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये तीन पैटर्न है। जैसे कि यहाँ देखो RWX, ये 3 RWX एंड R-X, ठीक है। तो ये 3 के पैटर्न, इसको भी थोड़ा समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे कि देखो RWX तो इसका मतलब क्या होता है, जो RWX पहले वाला है वो है कि जो उस फाइल का ओनर है उसको क्या परमिशन है, राइट। कि मतलब जिसने भी फाइल बनाई है उसको क्या परमिशन है। एंड ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि लिनक्स सर्वर है, राइट, एंड इसमें बहुत सारे आपके यूज़र्स हैं। सपोज़ कोई डायरेक्टरी है या तो कोई फाइल है, आपको 5 लोगों में शेयर करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आप 5 लोगों की एक टीम है एंड वो फाइल आप 5 इसको एक्सेस कर सको, उसमें एडिट कर सको, तो आप क्या कर सकते हो, लिनक्स सर्वर में एक ग्रुप बना दो एंड वो 5 यूज़र को एक ग्रुप का हिस्सा बना दो और उस फाइल को कि जो ग्रुप ओनरशिप है उस ग्रुप को असाइन कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगी। तो वो ग्रुप को क्या परमिशंस है वो भी है। अब जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं एंड 5 को राइट परमिशन होनी चाहिए, तो जैसे कि RW और RWX मतलब क्या होता है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। रीड राइट तो सिंपल है, रीड कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि अभी आपने देखा कि कैट कर रहे थे तो परमिशन डिनाइड आया, तो रीडिंग भी परमिशन नहीं थी वहाँ पे। राइटिंग मतलब आप रीड तो कर सकते हो बट एडिट करोगे तो वहाँ पे आपको परमिशन डिनाइड आएगा। एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल, जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट है उसको रन करना हो या तो उसको फाइल को मॉडिफाई करना हो तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हो गई 3 टाइप की परमिशन। एक तो हो गया यूज़र, एक ग्रुप हो गया, एक हो गया अदर्स, मतलब आप जो ओनर है उस फाइल का वो एंड उस ग्रुप का पार्ट है वो, एंड इसके अलावा जो भी अदर यूज़र्स उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करें उसको क्या क्या परमिशंस है। तो इन दिस केस जैसे कि इससे देख रहे हो अदर्स को मतलब सिर्फ रीड है, मतलब मेरे या तो मेरे ग्रुप के अलावा कोई भी सेकंड पर्सन आता है तो उसको सिर्फ रीड परमिशन ही होगी। चलो तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अभी हम रीड क्यों नहीं कर पा रहे थे। अब सेंसिटिव फाइल देखिए हमने, अभी देखोगे हाँ, तो इसमें आपको 2 इन्फॉर्मेशन और मिलती है। ये जो रूट देख रहे हो ना, ये
ये दिखाता है कि ये जो फाइल है इसका ओनर कौन है, किसने बनाई है, वो है रूट, मतलब रूट यूज़र ने बनाई है। एंड इसका जो ग्रुप ओनर है वो कौन है, वो भी रूट है। ओके, सो ये आपको पता चल गया। अभी आप देखोगे तो ये जो रूट यूज़र है, ठीक है, रूट यूज़र है, उसको RW मतलब रीड राइट परमिशन है, बट इसके अलावा ग्रुप हो गया या तो अदर्स हो गया, जो हमने देखा था ना ये सेकंड और थर्ड पार्ट, ग्रुप और अदर्स, उनको कोई परमिशन ही नहीं है। अगर आप देखोगे डैश मतलब कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पे खाली है। इस वजह से हमने जब एज अ पॉल यूज़र, पॉल क्या हो गया, अदर यूज़र हो गया। सो जैसे ही हम लोग ने उसको रीड करने के ट्राई किया, जैसे कि कैट सेंसिटिव, सो यहाँ पे आपको परमिशन डिनाइड मिल गया। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो काफ़ी इजीली कि आपको परमिशन क्यों, अगर आपको परमिशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। एंड इन दिस केस क्या करोगे, अगर आपको ये फाइल्स सच में ज़रूरी एक्सेस करना, तो एडमिन से बात करो कि मुझे इसको प्रॉपर परमिशन दो, दैट्स इट। चलो परमिशन देने के चेंज करने की बात आ रही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू मॉडिफाई द परमिशंस ऑफ अ फाइल। नाउ इसके लिए हम लोग chmod कमांड यूज़ करते हैं। chmod मतलब चेंज मॉड, ये तो मोड, ओके, सो परमिशन। एंड यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे करते हो प्लस, या तो R या तो W या तो X, आपको जो भी परमिशन देनी है। एंड प्लस मतलब आप ऐड कर रहे हो, माइनस मतलब निकाल रहे हो, सिंपल इतना ही है। एंड इसके बाद फाइल का नाम। एंड देखो यहाँ पे जो A है मतलब ऑल, मतलब यूज़र भी, ग्रुप भी एंड अदर्स भी, ओके। एंड अगर आपको सिर्फ यूज़र को परमिशन देनी है तो आप क्या करोगे, U प्लस R इस तरह से कर सकते हो। G ग्रुप को चेंज करना है तो G प्लस R, O मतलब अदर्स यूजर्स एंड A फॉर ऑल, ओके। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। नाउ अगर आप देखोगे तो LSLTR यहाँ पे जो सेंसिटिव फाइल है, राइट, तो इसका ओनर कौन है, रूट, ठीक है। तो जो इस फाइल का मालिक है वही इस फाइल की परमिशन चेंज कर सकता है, याद रखना, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो सिक्योरिटी बची कहाँ फिर। ओके, सो यहाँ पे SU करता हूँ मैं, क्योंकि मैं एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन कर लूँ। यहाँ पे देखो LSLTR करता हूँ, यहाँ पे मैं सेंसिटिव, देखो एज अ रूट यूज़र लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सेस करके पहले दिखाता हूँ, कैट सेंसिटिव, हा, ठीक है, प्रैंक कर दिया, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब रूट यूज़र इसको रीड कर रहा है तो वो कर पा रहा है, ओके। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे यूज़र्स हैं वो भी इसको रीड कर पाए, मतलब अदर यूज़र। तो मैं क्या करूँगा, chmod अदर यूज़र के लिए अभी हम लोग ने देखा O यूज़ कर सकते हो, G के लिए G एंड U फॉर यूज़, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अदर के लिए O प्लस, क्योंकि मैं ऐड करना है, मुझे कौन सी परमिशन देनी है, रीड परमिशन, तो मैं O प्लस R। एंड इसके बाद फाइल का नाम sensitive.file, ओके। यहाँ पे LSLTR आप करके चेक कर लेंगे पहले तो सेंसिटिव फाइल। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो अदर में आपको रूट, यहाँ पे R मतलब रीड परमिशन मिल गई। मैं यहाँ पे रूट यूज़र से एग्जिट हो जाता हूँ, पहले तो मैं पॉल यूज़र हो गया। अब मैं कैट और सेंसिटिव करता हूँ, सो आप देख सकते हो कि अब मैं इस फाइल को रीड कर पा रहा हूँ, बिकॉज हमारी जो परमिशन है वो चेंज हो गई है। आपको किसी फाइल की सिंपल करना है ना, तो ls-l एंड आप इस तरह से फाइल का नाम भी दे सकते हो, तो आपको सिर्फ उस फाइल की परमिशन एंड डिटेल्स दिखेंगे। सी, ये अदर्स को रीड परमिशन थी, तो इस वजह से वो रीड कर पा रहा था। इस तरह से आप दूसरी भी जो परमिशंस है वो चेंज कर सकते हो, या तो आपको कुछ रिलेटेड एरर है तो आप उसको समझ सकते हो। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है इन डिटेल, अगर आपको और सीखना हो और जानना हो तो आप देख सकते हो। ओके, नाउ बात आती है हाउ टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल। अभी हम लोग ने जैसे कि ये चीज़ देखी थी LS-LTR, कि ये जो सेंसिटिव फाइल है या तो रूट फाइल है, राइट, ये रूट फाइल का मालिक कौन है, ओनर कौन है, रूट है। अगर इन केस मुझे चेंज करना हो तो मैं पहले तो एज अ रूट यूज़र लॉग इन कर लेता हूँ, ओके, LS-L एज सॉरी रूट फाइल। नाउ यू कैन सी कि ये फाइल का ओनर कौन है, रूट है। देखो सपोज होता क्या है, आप एज अ रूट काम कर रहे हो, आपने कोई तो फाइल बनाई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल बनाई, आपको उसको शेयर करना है या तो ओनरशिप बदलनी है, राइट, कि अब आप किसी और को ओनर बनाना चाहते हो, सिंपली आप क्या chown कमांड यूज़ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, chown करता हूँ एंड मैं क्या बोलता हूँ, ये जो फाइल है मतलब रूट फाइल है, इसका जो ओनर है उसको चेंज करके पॉल कर दो। एंड इसको कर देता हूँ एंटर, एंड मैं जैसे ही LS-L रूट फाइल करता हूँ, सो अगर देखोगे रूट फाइल का
ओनर अब क्या है, पॉल है। ओके, सो इन दिस वे अगर आप किसी फाइल का ओनरशिप भी इस तरह से बदल सकते हो। अब बात करते हैं हाउ टू चेंज द ग्रुप ओनरशिप ऑफ अ फाइल। सो सिंपली आप ch ग्रुप कर सकते हो एंड उसके बाद आप ग्रुप का नाम दे सकते हो, बहुत ईजी है। अभी जैसे कि देखो अभी भी इसका ग्रुप रूट है, अगर मुझे चेंज करना है तो ch ग्रुप एंड मैं बोलता हूँ एंड उसके बाद आपको ग्रुप का नाम देना है, तो मैं पॉल ग्रुप ही कर देता हूँ एंड रूट फाइल। ओके, एंड इसके बाद मैं चेक करता हूँ, आप देखोगे तो ये रूट फाइल है, इसका ओनर एंड ग्रुप ओनर दोनों ही चेंज होके पॉल हो गए। अब बात करते हैं मेमोरी इन्फो के बारे में कि देखो जब हम लैपटॉप लेते हैं तो हम मेमोरी की हमेशा बात करते हैं कि इतनी गिग्स रैम है, इतनी SSD है, इतनी हार्ड डिस्क है एंड सो ऑन। ओके, इन द सेम वे जब हम लिनक्स पे भी काम कर रहे हैं, हम किसी सर्वर पे काम कर रहे हैं, राइट, सो सर्वर में भी काफ़ी सारी मेमोरी होगी, तो उसकी इन्फो चाहिए, या तो हमें मॉनिटरिंग करनी है कि कितनी भाई स्पेस बचा है एंड ऑल। सो वो चीज़ कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू चेक द फ्री रैम स्पेस, रैम कितनी है, कितनी एलोकेटेड है और कितनी फ्री बची है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड आप एज अ रूट यूज़र भी कर सकते हो और नॉर्मल यूज़र भी कर सकते हो। मैं एग्जिट करता हूँ, एज अ पॉल यूज़र भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल आपको फ्री कमांड फ्री टाइप करना है एंड आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल यूज्ड एंड फ्री कितनी फ्री है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप के नंबर हैं, बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, फ्री -h करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अब नाउ फ्री मतलब 126 MB यहाँ पे बचा है एंड यहाँ पे 1.8 GB स्वैप मेमोरी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, फ्री में आप TH कर सकते हो टोटल। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल कॉलम दिखा दिया, एक अलग ही रो दिखा दिए। सो अगर आप देखोगे तो टोटल 3.7 GB है, जिसमें से यूज्ड है 1 एंड फ्री है 2 GB। ओके, सो इंक्लूडिंग द स्वैप मेमोरी। ओके, सो इन दिस वे आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेक परसेंटेज मेमोरी एंड CPU यूटिलाइजेशन। ओके, ये तो हम काफ़ी इजीली चेक कर सकते हैं विंडोज़ में टास्क मैनेजर में जाके, कितनी % CPU है, कितनी मेमोरी एंड ऑल। एंड लिनक्स में हमारे पास टॉप कमांड होती है जो कि हमें पूरा एक मॉनिटरिंग सेटअप दिखाता है। आपको सिंपली टॉप कमांड यूज़ करना, टॉप, एंड दैट्स इट। आपका एक नया मॉनिटरिंग विंडो खुल जाएगा एंड आपको बहुत सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अभी जैसे कि मेमोरी है, स्वैप है, कितनी फ्री है, यूज्ड है, सब एक बार में मिल जाएगा। यहाँ पे % CPU देखो तो 2 यहाँ पे देखोगे 3% एंड मेमोरी 6.6% एंड ऑल। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कितनी मेमोरी एंड कितनी % CPU यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड कौन सा प्रोसेस इसको कंज्यूम कर रहा है, किस प्रोसेस की वजह से ज़्यादा मेमोरी है वो भी आपको दिखा देगा। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल समटाइम। ओके, एंड इसको क्यूट करना है तो सिंपली आप क्यू प्रेस कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, हाउ टू चेक द डिस्क यूटिलाइजेशन। डिस्क यूटिलाइजेशन मतलब कि अभी सपोज किसी एक फोल्डर में, राइट, किसी एक फोल्डर में या तो किसी लोकेशन में अब जितनी भी फाइल्स हैं वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रही हैं एंड टोटल कितना कंज्यूम कर रही हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप du कमांड यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक फ़ोल्डर है माई फोल्डर। ओके, मुझे पता करना है कि माई फोल्डर में कितनी डिस्क यूटिलाइज हो रही है, तो मैं सिंपल करूँगा du एंड यहाँ पे मैं माई फोल्डर मतलब मैं लोकेशन भी दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो माई फोल्डर में 216 बाइट्स बता रहा है, ऑल्दो du एंड -h भी कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। सो अगर आप देखोगे तो टोटल 260 KB ये जो मेमोरी है ये माई फोल्डर खा रहा है एंड इसके अंदर भी अलग अलग जो फोल्डर्स हैं वो कौन से फोल्डर कितनी मेमोरीज कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। सो इन दिस केस अगर आपको पता लगाना है कि आपकी जो डिस्क स्पेस है आउट ऑफ रीच मतलब लिमिट जा रही है, पता करना है कि कौन सा स्पेस है तो कौन सा फोल्डर सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, किसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, du इज़ यूजफुल। अब आ जाते हैं हाउ टू चेक द फाइल सिस्टम अवेलेबल एंड डिस्क स्पेस एलोकेटेड। df कमांड यूज़ कर सकते हो आप, df-h कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। अब यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे फाइल सिस्टम, डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम, मतलब आपको भी मैंने बताया था एक हायरार्की चलती है, राइट, जिसमें अलग अलग टाइप के पूरे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे फाइल फोल्डर्स के। अभी डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम है एंड यहाँ पे आप इसको
उस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि विंडोज़ में हमारे पास ड्राइव्स होती हैं। अब जैसे कि देखो HDA2, HDA1, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन काइंड ऑफ है, एंड ये पार्टीशन में कितनी कितनी मेमोरी एलोकेटेड है, देखो अवेलेबल साइज़ कितना है, ये देखो 1014 MB 20 गिग्स, ये होम फोल्डर जहाँ पे हम लोग थे पॉल। तो नॉर्मल यूज़र के लिए देखो 20 गिग्स यहाँ पे दिया है, ओके। ये रूट के लिए 41 गिग्स दिया हुआ है, एंड यहाँ पे HDA2 1 गिग्स अराउंड है। एंड इसके बाद अवेलेबल एंड यूज्ड परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज यूज्ड हो गई है यहाँ से आप देख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे 80, 90, 99% अगर जा रहा है तो सपोज अब समझ लेना कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, स्पेस बहुत ज़्यादा भर रहा है, तो आपके लिए वो मतलब डेंजर, रेड फ्लैग है। सो वहाँ पे मॉनिटरिंग के पर्पज़ के लिए भी ये कमांड्स काफ़ी यूज़फुल हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिस्टम इन्फो के बारे में। ओके, सो यहाँ पे मेमोरी इन्फो तो बात कर लिया, अब सिस्टम इन्फो। अब जब भी आप जैसे कि कभी लैपटॉप खरीदने जाते हो, स्पेशली हम गेमिंग जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग काफ़ी सारी करते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि कितना CPU होना चाहिए, कितना रिफ्रेश रेट होना चाहिए, एंड कोर्स कितना होना चाहिए, थ्रेड कितना होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, सो अगर आपको लिनक्स सर्वर में भी इससे इस टाइप की कुछ काफ़ी सारी अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे करोगे? हाउ टू चेक होस्ट नेम ऑफ योर लिनक्स सर्वर। ओके, आपकी जो मशीन का नाम है, जो होस्ट नेम जिसको हम बोलते हैं, वो चेक करना है तो आप सिंपली होस्ट नेम कमांड यूज़ कर सकते हो, एंड आपको आपकी मशीन का यहाँ पे नाम मिल जाएगा। ऑल्दो ये चीज़ आपको यहाँ पे टर्मिनल पे भी दिखती है, जो कि हमने शुरू में ही यहाँ पे कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेक CPU कोर थ्रेड इन्फो ऑफ योर लिनक्स सर्वर। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ls CPU नाम की कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ls CPU। सो अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे देखो 64 बिट आर्किटेक्चर है, एंड यहाँ पे CPU कितने, 2 CPU हैं, थ्रेड 1 है, कोर पर क्लस्टर एंड ऑल का, एंड काफ़ी सारी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल्दो मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, Ctrl L करता हूँ। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं, हाउ टू चेक द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। 32 बिट है, 64 बिट है, ऑल्दो अभी तो एट प्रेजेंट सारे के सारे सिस्टम 64 बिट पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, बट चेक करना हो तो कर सकते हैं। आर्क कमांड तो देखोगे तो आप आर्किटेक्चर यहाँ पे 64 बिट आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद आगे जाते हैं, हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस डिस्क पार्टीशन ऑन योर लिनक्स सर्वर। ओके, सो डिस्क पार्टीशन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आई थिंक LSBL के आप देख सकते हो, तो ब्लॉक डिवाइसेस के लेवल पे पार्टीशन एंड मेमोरी एलोकेटेड दिखाता है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, LSBL के ब्लॉक। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे कि HDA1, HDA2, HDA3। अब जो HDA3 है वो और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि रूट है, स्वैप है एंड होम है। जो ये स्वैप मेमोरी जो हम लोग ने फ्री कमांड में देखा था, HDA1 में कितना कितना साइज़ है, सो ये आपको यहाँ पे भी दिख जाता है, राइट, कि जैसे कि 1 GB है, 62 GB है टोटल HDA का। इसको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 40 गिग्स, 2 गिग्स एंड 90 गिग्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो आ पार्ट, एंड यहाँ पे माउंट पॉइंट भी देख सकते हो आप कहाँ माउंट है, एंड होम में है, स्वैप मेमोरी में है, एंड यहाँ पे रूट में है, जो रूट लोकेशन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। इसके बाद आ जाते हैं, हाउ टू सी द OS नेम ऑफ लिनक्स सर्वर। ओके, सो अभी जैसे कि अभी तो ये रेड हैट जो आप इसको इग्नोर करो, ये तो मेरा होस्ट नेम है। होस्ट नेम कुछ भी हो सकता है, मैं प्रशांत भी रख सकता हूँ, बट इससे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। ओके, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, uname-a, ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो, uname and -a। सो इसमें अगर आप देखोगे तो लिनक्स रेड हैट 01, ओके, एंड इस तरह से आर्किटेक्चर एंड ऑल आपको इसके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल्दो देयर इज़ वन मोर थिंग, जैसे कि कैट etc एंड OS रिलीज़, एक तरीका और है, OS रिलीज़ करते हो। सो अगर आप देखोगे सो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि नेम क्या है, रेड हैट एंटरप्राइज, वर्जन कौन सा 9.1, एंड ID लाइक फेडोरा, एंड काफ़ी सारे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैट etc OS रिलीज़ भी यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए। अब आ जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस, सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होती है।
ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो, या तो आप कोई स्क्रिप्ट रन करते हो, या तो आप कोई टास्क एग्जीक्यूट करते हो लिनक्स सर्वर में, सो उसके एसोसिएटेड एक प्रोसेस जनरेट होती है। प्रोसेस का काम क्या होता है कि उस चीज़ को ट्रैक करना। ओके, सपोज अगर कोई एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर दी, आपको उसको स्टॉप करना है तो कैसे करोगे? अभी जैसे कि हम लोग ने एक टॉप कमांड भी यूज़ करी थी, टॉप कमांड, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे PID मतलब प्रोसेस ID, तो यहाँ पे आपको कुछ IDs दिख रही हैं। तो ये ID क्या है? ये ID किसी एक एप्लीकेशन या तो कोई एक जो सर्विस है या तो प्रोसेस है उससे एसोसिएटेड है, राइट। सो जब भी आप कोई भी टास्क करते हो, अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे कि सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD सर्विस यहाँ पे इनएक्टिव है एक्चुअली, और Nginx देखते हैं, ये भी इनएक्टिव है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट Nginx, ओके, एंड यहाँ पे स्टेटस करते हैं। सो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव है। ओके, यहाँ पे जब हम लोग ने सिस्टम CTL स्टेटस देखा, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है। तो मतलब जब हमने ये शुरू किया ये सर्विस को, Nginx को, तो इसके नाम से एक प्रोसेस ID बन गई, एंड वो यूज़ होता है इस प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। देखो मेन PID मतलब प्रोसेस ID 8905, ये देखो इसने बता दिया, और नाम है प्रोसेस का Nginx। सो इस तरह से ये प्रोसेस काम करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक इफ़ अ प्रोसेस इज़ रनिंग और नॉट। सिंपल, आपको क्या करना है, PS कमांड यूज़ करेंगे उसके लिए, प्रोसेस स्टेटस, एंड उसके बाद -EF यूज़ करोगे, मतलब जो कि रनिंग है। हम लोग क्या करेंगे, PS-EF, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, बट हम लोग को क्या है, ग्रैब करना है, PS-EF एंड यहाँ पे पाइप साइन, एंड ग्रैब आप कर सकते हो आपको जो भी सर्च करना हो। सपोज मैं Nginx करता हूँ, अभी हम लोग ने स्टार्ट किया था, राइट। मुझे चेक करना है चल रहा है कि नहीं। ये देखो, अगर आपको इस तरह से दिखता है कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रोसेस का नाम वगैरह एंड ऑल, एंड इसके सामने आपको ये PID मतलब ये प्रोसेस IDs दिख रही हैं, इसका मतलब है ये प्रोसेस चल रही है। किसने चलाई थी? आप देख सकते हो रूट यूज़र से एसोसिएटेड थी, क्योंकि हम लोग ने सूडो यूज़ किया था। ओके, नाउ यहाँ पे एक क्या हैक है, ओके, जैसे कि HTTPD जो कि हमारा अभी स्टॉप्ड है, अगर हम लोग उसको चेक करते हैं, सो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। और अगर आप बोलोगे ये क्या है, तो ये देखो, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो HTTPD, ये जो हम लोग ने अभी कमांड एग्जीक्यूट करी ना, उसका प्रोसेस अगर आप देखोगे तो हमने जो कमांड एग्जीक्यूट करी उसका भी एक प्रोसेस ID बन गया, ये इस तरह से, जो कि स्टॉप हो गया। चलो अब आगे आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपका प्रोसेस जावा से रिलेटेड है तो आप PS-EF ग्रैब जावा भी इस तरह से सर्च कर सकते हो। चलो मुझे नहीं पता कि कोई प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जावा, ओके, कोई प्रोसेस नहीं है। अब जैसे कि क्रॉन जॉब है, ये देखो यहाँ पे क्रॉनी नाम की एक सर्विस है, एंड इसका 7768 एक प्रोसेस ID चल रहा हो। ओके, अब आगे जाते हैं। हाउ टू गेट द PID ऑफ अ प्रोसेस। नाउ अब जैसे कि Nginx जो चल रहा था, राइट, अभी सिस्टम CTL भी एक तरीका है, बट अगर आपको सिर्फ ID चाहिए, सिर्फ ID नंबर प्रोसेस का, आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए यूज़ करोगे pgrab मतलब प्रोसेस का ग्रैब, एंड उसके बाद आप नाम ले दोगे। इसके लिए चलो ट्राई करते हैं हम लोग, pgrab, एंड उसके बाद सर्विस का नाम, जैसे कि Nginx था ना, Nginx कर सकते हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये इसने 3 प्रोसेस ID दी। अगर आप सेम चीज़ सिस्टम CTL भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा रिजल्ट था pgrab का, मतलब ये 3 ID उसने दी थी। ओके, अभी यहाँ पे आप सिस्टम CTL भी करोगे तो यहाँ पे देखोगे, सो देखो 8905 मतलब ये मेन वाली IP है हमारी, ये देखो मेन PID, एंड इसके बाद 8906 एंड 8907, सो ये भी उसकी प्रोसेस है, जो दूसरी प्रोसेस है। तो मेन तो यही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट द प्रोसेस ID। ओके, हाउ टू स्टॉप अ प्रोसेस बाय प्रोसेस ID। नाउ
अभी जो मैं बता रहा था कि प्रोसेस और प्रोसेस आईडीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्या यूज़ है। ओके, सो आप किसी प्रोसेस को स्टॉप करना हो तो आप उसको किल कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे